बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज का है और लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का। इसके कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेज प्रोसेस। अब सॉल्वेज प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को कहते हैं। यहाँ लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको, Na2CO3 इसको सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट क्या चीज है? सोडियम कार्बोनेट का अगर आप कॉमन नेम देखें तो इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। यानी कि आपके जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, जो जिस तरह सर्फ है, जिस तरह सनलाइट है, ब्राइट है, या कोई भी और आपका वॉशिंग पाउडर जो है वो किस चीज से बना हुआ होता है? वो इसी Na2CO3 से बना हुआ होता है। क्योंकि ये वॉशिंग सोडा है तो इसका इस्तेमाल होता है वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए या डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। तो यहाँ से ये अंदाजा लगा लें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये हमारे पास Na2CO3 ना हो तो वॉशिंग पर्पसेस वो हमारे फुलफिल नहीं हो पाएंगे। वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 की प्रिपरेशन के दौरान हमें एक और केमिकल भी मिलता है जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट स्टूडेंट्स वो बेकिंग सोडा है। आपने बेकरी आइटम्स देखे हुए हैं, आप केक्स बनाते हैं, उसके अंदर बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है, या आप बिस्किट्स बनाते हैं उसके अंदर बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारी जगहों पे किचन के अंदर ज्यादातर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और बेकिंग सोडा जो है ना, ये आपको शायद ना पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्किन वाइटनिंग के लिए आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यानी दोनों इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं, मजेदार सी चीजें हैं, मजेदार सा तरीका है इनको बनाने का। और उस तरीके के 5 से 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो हम उन 5 से 6 स्टेप्स को यहाँ पे लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, पढ़ लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं ना आपको इस टॉपिक के अंदर फ्लो शीट बनाकर दिखाऊंगी और उस फ्लो शीट के अंदर कुछ रिएक्शंस भी होंगे। तो जो रिएक्शंस होंगे ना उनको मैं आपको एक्सप्लेन करना सिखा दूंगी। यार देखें, इस टॉपिक के अंदर ना सबसे पहले जो लिखा जाएगा वो इसका प्रिंसिपल है। टॉपिक का प्रिंसिपल मैं लिख रही हूँ। प्रिंसिपल का मतलब है कानून। ऐसी कौन सी चीज है जिस पर ये पूरा का पूरा जो सॉल्वेज प्रोसेस है वो बेस करता है। आप ये कहना है प्रिंसिपल में, आप ये कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, सॉल्वे का जो प्रोसेस है इसका प्रिंसिपल लाइज इन लो solubility of सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसकी लो सोलेबिलिटी तो होगी सोडियम बाइकार्बोनेट की, लेकिन कब होगी? एट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर अगर दिया जाए तो उस कम टेम्परेचर पे सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता, हल नहीं होता। पानी के अंदर इसके कम हल होने की एबिलिटी की वजह से सॉल्वेज प्रोसेस का ये प्रिंसिपल करार दिया गया। और ये टेम्परेचर तकरीबन कितना होगा? तो ये टेम्परेचर तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस होगा। अब स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल मुश्किल सी लाइन है, आपको भी समझ नहीं आएगी इसकी। इस कंप्लीट प्रोसेस को पढ़ेंगे, फ्लो शीट बनाएंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएगी कि ये क्या कहा गया। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के बाद ये प्रिंसिपल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके पास्ट पेपर्स के अंदर ये काफी दफा आ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर से। अब इसके बाद जो हमने लिखने हैं वो रॉ मटेरियल्स लिखने हैं। यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होंगी, तो वो चीजें मैं लिखने लगी हूँ। उन चीजों के अंदर सबसे पहले हम यूज करते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का। और सोडियम क्लोराइड का हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको ब्राइन कहा जाता है। सॉल्यूशन का क्या नाम है? ब्राइन नाम है, BRINE। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे जो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है वो है CaCO3।
लाइमस्टोन इसको कहा जाता है, और लाइम आपको पता है कि चूने को कहा जाता है और स्टोन कहा जाता है पत्थर को, तो चूने का पत्थर इस्तेमाल होगा CaCO3। नंबर 3 पे जो चीज हम यूज करेंगे वो है अमोनिया गैस। तो ये 3 चीजें हैं जिनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इन तीनों चीजों में से ना NaCl ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, काफी सस्ता है ये। आई थिंक कोई 50 रुपए किलो मिल जाता है शायद। इसके बाद CaCO3 है, लाइमस्टोन चूने का पत्थर, वही चूना जो दीवारों पे लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए। तो ये भी कोई खास महंगा नहीं होता, ये भी सस्ता सा है। लेकिन NH3 गैस जो है ये काफी महंगी है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आपकी बुक ने ये मेंशन किया हुआ है कि इसके रॉ मटेरियल्स, एक तो ये इनएक्सपेंसिव है, कम महंगे हैं, सस्ते हैं, और दूसरा ये इजीली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाते हैं। ये मैंने आपसे कहा NH3 गैस जो है ये काफी महंगी है। तो आप देखेंगे कि इसी प्रोसेस के अंदर हम इसको रिकवर कर लेते हैं। रिकवर करने का मतलब है जितनी इस्तेमाल होगी उसका कुछ हिस्सा हम वापस हासिल कर लेंगे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, और इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज जो यूज होगी वो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ आपकी किताब ने मेंशन नहीं की हुई, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इस्तेमाल होती है। अब ये जो रॉ मटेरियल्स मैंने यहाँ पर लिखा, ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये भी पास्ट पेपर्स के अंदर काफी दफा पूछा जा चुका है, ठीक है। अब हम ये बताते हैं कि इन तीनों कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कैसे कैसे और कब कब किया जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ एक फ्लो शीट डायग्राम जो है वो बनाती हूँ। अब देखिए इस फ्लो शीट के अंदर NH3, जिसको हमने कहा कि अमोनिया गैस का इस्तेमाल होगा, NH3 का यूज होगा, जो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर इस NH3 गैस के अंदर एक और चीज मिक्स की जाती है, और जो और चीज मिक्स की जाती है उसको कहा जाता है ब्राइन। हमने स्टार्ट में ही लिखा कि ब्राइन भी इस्तेमाल होगा, ब्राइन यूज होगा, ठीक है, ब्राइन यूज होगा। अब पहले तो ये समझे कि ब्राइन क्या चीज है। तो मैंने आपसे कहा कि NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन, और केमिस्ट्री की जुबान में हम ये कहते हैं कि जब भी कोई सी दो चीजों को मिक्स किया जाए, उनमें से एक सॉल्यूट हो और दूसरा सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने ये वाटर लिया हुआ इस क्लास के अंदर, और इसके अंदर मैंने डालना शुरू किया NaCl यानी आपका सॉल्ट। मैं इसके अंदर डालती गई और मिक्स करती गई, डालती गई मिक्स करती गई। मैंने इतना NaCl डाला कि एक टाइम आएगा कि वो इसके अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, बल्कि नीचे बैठने लग जाएगा। वो टाइम जब आपका NaCl नीचे बैठने लग जाए, तब ही ये सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। और इसी NaCl के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये पता चला कि ब्राइन के अंदर दो चीजें थी, एक तो था NaCl, और दूसरी क्या चीज थी, दूसरा था वाटर, और तीसरी चीज यहां से हमने अंदर क्या मिक्स कर दी, एरो देख लें आप, मैंने एरो का हेड आपको दिखाया हुआ है इनवर्ड, यानी वो इसके अंदर ऐड हो रही है। तो वो जो NaCl के अंदर NH3 गैस मिक्स होगी, वो इन तमाम चीजों को, पहले से ब्राइन था, ये दोनों चीजें मिलकर ब्राइन बना रही थी। तो NH3 ब्राइन के अंदर मिक्स हुई और उसने बना दिया अमोनिकल ब्राइन। ब्राइन को क्या कर दिया, अमोनिकल बना दिया। तो ये कहलाएगा अमोनिकल ब्राइन। नीचे लिख देती हूँ, ब्राइन के अंदर जैसे ही अमोनिया गैस मिक्स हुई, उसने पूरी चीज को बना दिया अमोनिकल ब्राइन। क्या कहलाएगा, अमोनिकल ब्राइन कहलाएगा। और इस स्टेप को हम कहते हैं अमोनिएटिंग टावर। आप क्यों समझे कि ये बड़े बड़े से टैंक्स रखे हुए हैं, जाहिर है कि इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है, तो हमें हम छोटे छोटे डब्बों के अंदर तो ये काम नहीं कर सकते, तो हमें बड़े बड़े टैंक्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो आप यूं समझे कि ये एक टैंक है, इसके अंदर ये सारे काम हुए, और इस टैंक को हमने क्या नाम दिया, अमोनिएटिंग टावर का नाम दिया।
अब इस अमोनिएटिंग टावर के अंदर क्या चीज बनी, अमोनिकल ब्राइन बना। तो ये अमोनिकल ब्राइन अगले टैंक के अंदर जाएगा और नेक्स्ट टैंक के अंदर जाकर ये एक और चीज से मिक्स होगा, मिलेगा, और उस चीज को हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ठीक है, तो ये किस चीज से मिलेगा, मिक्स होगा, अमोनिकल ब्राइन आया, और अमोनिकल ब्राइन में देख लें क्या क्या चीजें थी। एक तो था NH3, दूसरा था इसके अंदर वाटर H2O, तीसरी चीज थी इसके अंदर, मैंने कहा अभी CO2 डालेंगे, और चौथी चीज इसके अंदर होगी NaCl। ये वो चार कंपोनेंट्स हैं जो इस टावर के अंदर मौजूद होंगे, इस टैंक के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, फिर इस टैंक के अंदर NH3, वाटर और CO2, ये तीनों चीजें रिएक्ट करेंगी, और इन तीनों चीजों के रिएक्ट करने से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो प्रोडक्ट होगा NH4HCO3। क्या चीज होगी वो, NH4HCO3, ये चीज बनेगी। ठीक है, और अब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या होगा। इसके नाम को लिखने के लिए ना आप पहले ये समझे कि NH4 क्या चीज है। NH4 होते हैं अमोनियम, क्या नाम है, अमोनियम नाम है इसका, और HCO3 पूरे को बाइकार्बोनेट कहा जाता है, तो ये बना अमोनियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इस जगह पे ये चीज बनेगी, यानी इस टैंक के अंदर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि अभी तीन कंपोनेंट्स ने रिएक्शन किया, चौथा कंपोनेंट क्या ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो ऑब्वियसली ऐसे ही नहीं पड़ा रहेगा, ये भी रिएक्शन करेगा। और अब ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है NH4HCO3, ये रिएक्ट करेगा NaCl के साथ। ठीक है, और इस रिएक्शन में देखिएगा आप क्या बनेगा, इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं होगा। इस रिएक्शन के अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट है NH4 ये पॉजिटिव है, और इस तरफ Na पॉजिटिव है, सेकेंड पार्ट Cl नेगेटिव है, मैं किसी और कलर से उस पर चार्जेस लगा देती हूँ, Cl नेगेटिव है, और यहाँ पे HCO3 पूरा नेगेटिव है। यहां से Cl आएगा HCO3 की जगह, और HCO3 चला जाएगा Cl की जगह। तो दो नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिनमें से एक बनेगा NH4Cl, और दूसरी चीज बनेगी NaHCO3। ठीक है, अब देखें, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि HCO3 पूरे का नाम है बाइकार्बोनेट, जबकि उससे पहले Na सोडियम लगा हुआ है, तो इस पूरे का नाम बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा प्रोडक्ट NH4 का नाम भी मैंने आपको बताया अमोनियम है, Cl का नाम आपको वैसे ही पता है क्लोराइड है, तो ये दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, ये सेकेंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये मैंने आपसे कहा था कि CO2 मैंने यहाँ एंटर करवाई, लेकिन आपके माइंड में आया होगा ना, तो मैंने कहीं ऊपर से CO2 डाला, ना कहीं नीचे से डाला, ना यहाँ से आया, कहाँ से आया CO2। तो ये CO2 यहां से आएगा, इस तरफ से, इस डायरेक्शन से ये स्टार्ट होगा। CO2 बनती है किल्न के अंदर, लाइम किल्न के अंदर, लाइम किल्न के अंदर CO2 बनती है, लाइम मतलब चूना, और किल्न मतलब भट्टी, यानी चूने की भट्टी के अंदर CO2 गैस बनती है। और CO2 गैस बनती कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो आपके माइंड में आएगा। तो CaCO3, भट्टियों के अंदर आपको पता है कि हीट अप किया जाता है, चीजों को ईंटें बनती हैं अगर किसी भट्टी के अंदर, तो उसको गर्म किया जाता है, पकाया जाता है, तो ये जो CaCO3 है इसको हीट किया जाता है, और हीट करने से जो प्रोडक्ट इसके अंदर बनता है, एक प्रोडक्ट तो CO2 गैस है। कौन सी गैस है, CO2 गैस है, जो कि किस तरफ चली जाएगी, इस टैंक की तरफ चली जाएगी। और इस टैंक को, क्योंकि इसके अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली, इसलिए इसको कार्बोनेटिंग टावर नाम दिया जाता है, कार्बोनेटिंग टावर इसको नाम दिया जाता है। ठीक है,
अब ये क्या CaCO3 सिर्फ CO2 बनाएगा? तो ऑब्वियसली नहीं, ये दो प्रोडक्ट्स बनाएगा और दूसरा प्रोडक्ट यहां मैं लिखती हूं, दैट इज CaO। गौर कर लें आप CaCO3 पे कि Ca यहां लिख दिया, एक ऑक्सीजन यहां लिख दिया, बाकी कितने ऑक्सीजन बच गए? दो। तो वो दो ऑक्सीजन यहां आ गए और एक कार्बन बच गया जो यहां आ गया। तो CO2 एक प्रोडक्ट और CaO दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब हमने ये कहा कि यहाँ पर जो चीजें, जो रॉ मटेरियल्स हम यूज करेंगे ना, वो रॉ मटेरियल्स हमारे हम उनको रिकवर भी करेंगे। तो रिकवरिंग का हम प्रोसेस भी देखेंगे यहीं पर। लेकिन याद करें, मैंने आपसे ये कहा था कि इस पूरे प्रोसेस में दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक प्रोडक्ट बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जिसको बेकिंग सोडा कहा जाता है, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जिसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो यहाँ मेरे पीछे देखिए, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये वही सोडियम बाइकार्बोनेट है जो बेकिंग सोडा है, और इसी बेकिंग सोडा से हम वॉशिंग सोडा बनाएंगे। तो यानी कि मैं ये दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ लिखती हूँ कि इस पूरे टैंक से मुझे क्या चीजें मिली। तो मुझे इस पूरे टैंक से दो प्रोडक्ट्स मिले, और उन दोनों प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट जो मेरा है वो तो यही सोडियम बाइकार्बोनेट है। यहां से मिलने वाले दोनों प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट तो NaHCO3 है, ये लिखा हुआ है, जिसको हमने सोडियम बाइकार्बोनेट नाम दिया, मैंने यहाँ लिख दिया एरो लगा के। दूसरा प्रोडक्ट जो मुझे मिला वो NH4Cl था, नाम मैंने अमोनियम क्लोराइड बनाया और इसको एरो लगाकर यहाँ लिख दिया कि ये दोनों प्रोडक्ट्स मिले हैं मुझे इस कार्बोनेटिंग टावर से। ठीक है, फिर इस कार्बोनेटिंग टावर से निकले हुए NaHCO3 को फिल्टर किया जाता है। इस टावर के अंदर जब हमारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो हम प्रोडक्ट्स के बनने के बाद इसका टेम्परेचर लो कर देते हैं, और टेम्परेचर लो भी कितना करते हैं? 15 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर कर देते हैं। और जब मैं 15 डिग्री सेल्सियस या उससे कम टेम्परेचर करूंगी, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट लेस सॉल्युबल है, इस वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। इसी वजह से वो क्या करेगा? प्रेसिपिटेट्स यानी फुटकियां सी बना देगा, और उन फुटकियों के अंदर NH4Cl भी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस NaHCO3 को फिल्टर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि इसको मैंने फिल्टर किया, फिल्टर करके एक प्रोडक्ट यहाँ चला गया और दूसरा प्रोडक्ट मेरा इस तरफ आ गया। अब ये जो फिल्टर्ड प्रोडक्ट है NaHCO3, इसी को हमने बेकिंग सोडा कहा, इसी का नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट से ही हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। और सोडियम कार्बोनेट कब बनेगा? सोडियम कार्बोनेट तब बनेगा जब मैं इस पूरी चीज की कैल्सिनेशन करूंगी। जब मैं इस प्रोडक्ट की कैल्सिनेशन करती हूँ, क्या करना पड़ेगा? मुझे कैल्सिनेशन करनी पड़ेगी। कैल्सिनेशन, और कैल्सिनेशन का मतलब होता है हीटिंग। तो हीटिंग के लिए साइन डेल्टा। मैं जब इसको हीट करूंगी तो मेरे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनमें से एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो वही है जो रिक्वायर्ड था, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जिसको बनाने के लिए ये पूरा प्रोसेस डिजाइन किया गया है। ये वही प्रोडक्ट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। जबकि जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट, जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है वो देखें वो क्या बनेगा? तो दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। एक और तीसरा प्रोडक्ट भी बनेगा और वो साथ में वाटर होगा। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब देखें, अगर मैं इसी को इक्वेशन की शक्ल में लिखूं NaHCO3
ये मुझे क्या बना के दे रहा है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। तो आपको देख के लगेगा कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ 2 लगाती हूँ, Na2 इस तरफ भी Na2, H यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे कार्बन 2 हो गए तो यहाँ पर भी कार्बन, एक ये कार्बन और दूसरा ये कार्बन, ये 2 कार्बन पूरे हो गए। इसके अलावा यहाँ 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 5 प्लस 1 6 ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस है इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं इसी को इक्वेशन समझू, इसको अपना एरो समझू, तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। ठीक है। और फिर मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यूज करेंगे हम, वो हम एंड में उसको रिकवर करेंगे। तो ये हमारी वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो रिकवर हुई, यूज की थी, अपना काम किया, काम करके रिकवर हो गई, और रिकवर होने के बाद इसको बार बार हम इसी प्रोसेस के अंदर यूज करते रहते हैं। लेकिन मैंने तो ये भी कहा था कि NH3 गैस जो कि एक्सपेंसिव गैस है उसको भी रिकवर किया जाएगा। तो उसको कैसे रिकवर किया जाएगा वो अभी बाकी है। उसको रिकवर करने के लिए ये जो मेरा CaO है, इसका मुझे रिएक्शन करवाना पड़ता है वाटर के साथ, H2O के साथ। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्लेकिंग, स्लैकिंग ऑफ क्विकलाइन या कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइन भी इसी को कहा जाता है, यानी CaO का नाम क्या है, क्विकलाइन है, और इसकी मैं स्लेकिंग कर रही हूँ। जब मैं इसकी स्लेकिंग करती हूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CaOH ट्वाइस, ये प्रोडक्ट बनेगा CaOH ट्वाइस। और अगर इसी को मैं रिएक्शन की शक्ल में यहाँ लिखूं तो आप देखेंगे कि CaO रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और प्रोडक्ट बनाएगा CaOH ट्वाइस। तो ये सही है, एक कैल्शियम दूसरी तरफ भी एक कैल्शियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन बैलेंस। ठीक है। लेकिन ये तो अमोनिया गैस नहीं है, मैंने तो कहा था अमोनिया गैस रिकवर करेंगे। तो अमोनिया गैस रिकवर करने के लिए यही हमारा स्लेक्ड लाइन, क्या नाम है इसका, स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन जो है ये रिएक्ट करता है किस चीज के साथ, अभी तक आप देखें क्या बचा हुआ है। ये हमारे काम की चीज थी, इसको हमने आगे यूज किया, सोडियम कार्बोनेट बना लिया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, वाटर बना। लेकिन ये पड़ा हुआ है, इसको तो हमने अभी तक यूज ही नहीं किया। तो ये रिएक्ट करेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा CaOH ट्वाइस के साथ, और ये क्या बनाएगा, ये अमोनिया गैस रिकवर करेगा। कैसे रिकवर करेगा, रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन के अंदर NH4Cl रिएक्ट करेगा CaOH ट्वाइस के साथ, और प्रोडक्ट्स में नीचे की तरफ लिखती हूँ इसकी। एक तो बनेगी अमोनिया गैस NH3, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CaCl2, तीसरा प्रोडक्ट बनेगा वाटर। अब इसके प्रोडक्ट्स कैसे बने वो भी इक्वेशन में यहाँ आपको लिख के दिखाती हूँ। तो देखें इस इक्वेशन के अंदर मैंने कहा NH4Cl रिएक्ट करेगा CaOH ट्वाइस के साथ। ठीक है, ये कहा मैंने आपसे। और फिर प्रोडक्ट्स मैंने कौन कौन से बनाए, प्रोडक्ट्स मैंने बनाए NH3, दूसरा प्रोडक्ट मैंने बनाया CaCl2, और तीसरा प्रोडक्ट मैंने बनाया वाटर। गौर करें तो ये अभी मेरी क्वेश्चन बैलेंस नहीं है। बैलेंस है क्यों नहीं, यहाँ देखें Ca के साथ Cl2 है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही Cl है। तो Cl को 2 करने के लिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी इस इक्वेशन को। 2 मोल्स ऑफ NH4Cl इज यूज्ड। ठीक है। और फिर जब मैं इसके 2 मोल यूज करती हूँ तो Cl तो हो गया सेटिस्फाई, लेकिन NH4 2 दफा है, यहाँ पे तो NH3 एक ही दफा लिखा हुआ है, तो इसके साथ भी लगाऊंगी 2। NH3 2 दफा निकाल लिए, NH4 था उससे NH3 निकाला 2 दफा, तो 2 हाइड्रोजन बचे। और वही दोनों हाइड्रोजन
मैं यूज कर लूंगी यहाँ वाटर बनाने के लिए। सही है। तो अब टोटल हाइड्रोजन भी काउंट करें, यहाँ 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचे हुए थे, 2 हाइड्रोजन यहाँ से बचे थे और यहाँ टोटल 2 हाइड्रोजन थे, तो टोटल 4 हाइड्रोजन और साथ में 2 ऑक्सीजन, और यहाँ देख लें ऑक्सीजन भी 2 थे। अब हमारी इक्वेशन ये बैलेंस है। आपने इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को इस तरह बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2NH4Cl 2NH3 बनेंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स भी कितने बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड। अब देखें ये जो NH3 गैस है, यहां पर जो NH3 गैस बन रही है, यही तो वो NH3 गैस है जो हमने यहाँ यूज की। ठीक है, हम इसको पहली दफा जब हम रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं तो तब हम इसको खुद से यूज कर लेते हैं, लेकिन बाद में ये रिएक्शन जैसे ही होता रहता है कंप्लीटली, तो यहाँ पर रिकवर होती रहती है NH3 गैस, और यूं समझ लें कि 70% NH3 गैस हमारी रिकवर हो जाती है, बाकी की 30% अमोनिया गैस हम खुद नहीं यूज कर लेते हैं। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा कौन है, CaCl2 बना हुआ है, CaCl2 हमारा एक और प्रोडक्ट बना हुआ है। तो मैंने कहा यहां से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने बता दिए कि एक तो प्रिंसिपल आता है और दूसरा आता है रॉ मटेरियल। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रिकवरी ऑफ अमोनिया, ये भी पास्ट पेपर में काफी दफा पूछा जा चुका है। रिकवरी ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया गैस को कैसे रिकवर किया जाता है, इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अब इसके अंदर क्या वर्डिंग आपने लिखनी है, तो देखिए हमने अमोनिया गैस को रिकवर कैसे किया, NH4Cl का यूज करके और CaOH ट्वाइस का यूज करके, ये दोनों चीजें रिएक्ट की तो ये चीजें बनी। यहाँ लिखा हुआ है CaOH कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये कहाँ से आया, लाइम कलर से आया। NH4Cl कहाँ से आया, यहाँ से आया, और इसको हमने क्या नाम दिया, कार्बोनेटिंग टावर का। तो इसकी वर्डिंग हम लिखते हैं, हम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हमें मिला कहां से, ये भी साथ ही बता देते हैं कि कार्बोनेटिंग टावर से मिला। ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोनेटिंग टावर, इसको कहां से हमने हासिल किया, कार्बोनेटिंग टावर से, कार्बोनेटिंग टावर, कार्बोनेटिंग टावर से मिला हुआ अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है किस चीज के साथ, विद स्लैग्ड लाइम, इसको हमने नाम दिया स्लैग्ड लाइम से रिएक्ट करता है विद स्लैग्ड लाइम, स्लेट पढ़ लें स्लैग पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है, स्लैग्ड लाइम। और ये स्लेट लाइम कहाँ से हमने ऑब्टेन किया, हासिल किया, इसको हमने लाइम किल्न से हासिल किया, तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइम किल्न, लाइम किल्न से इसको हासिल किया एंड फॉर्म, और ये बना देता है, क्या बनाता है, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है। तो ये आपने इसके अंदर वर्डिंग लिखनी है, और ये भी मैंने आपको बताया कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में ये आ चुका है। ठीक है, बाकी तमाम चीजें आप देख लें कि हमने स्टार्ट कहाँ से लिया, हमने स्टार्ट लिया कि हमारे पास अमोनिया गैस थी, अमोनिया गैस के अंदर हमने ब्राइन को मिक्स किया, अमोनिकल ब्राइन हमारा बन गया। ये अमोनिकल ब्राइन हम नेक्स्ट टावर के अंदर लेकर गए, अमोनिकल ब्राइन, ए बी लिख रही है, अमोनिकल ब्राइन, अमोनिकल ब्राइन क्या, कार्बोनेटिंग टावर में, यहाँ इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन किया और 2 प्रोडक्ट्स बनाए, एक सोडियम बाइकार्बोनेट था, एक अमोनियम क्लोराइड था। सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने कैल्सिनेशन करके सोडियम कार्बोनेट बना लिया, जबकि अमोनियम क्लोराइड हमारा किस चीज में यूज हुआ, ये रिकवरी ऑफ अमोनिया के अंदर यूज हुआ, अमोनिया रिकवरी टावर, इसको नाम देते हैं अमोनिया रिकवरी टावर। इस टावर के अंदर उसको हमने यूज किया, और इस टावर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमोनियम क्लोराइड नहीं था,
बल्कि उसके साथ स्लैक लाइन था जो हमने कहाँ से हासिल किया, लाइन किल्न से हासिल किया। तो ये हमारा पूरा सॉल्वेज प्रोसेस है और ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आ ही सकता है, लेकिन यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इन तीनों शॉर्ट क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से याद करें, इस टॉपिक को याद कर लें। इस चैप्टर में से आपके पेपर में 2025 के पेपर में 13 मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो आपको नहीं पता कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, क्या शॉर्ट आ जाए, तो अच्छे तरीके से इसके नोट्स बनाएं, इसको याद करें। अल्लाह हाफिज।